ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। यह प्रोग्राम हफ्ते में एक बार है और भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की अहम खबरों पर इसमें चर्चा होती है। बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कई किताबें आपने लिखी हैं। बहुत ही जाना माना नाम और साउथ एशिया पर एक्सपर्ट हैं और हमारे लिए वक्त निकालते हैं। काफी दिन से वक्त निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं अब तो दूसरा साल भी शायद पूरा होने वाला होगा। अभी आज हम सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ जो हम बात करेंगे वो ये कि तालिबान यानी अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान के बीच में जो इस्तांबुल में बात हो रही है, जंगबंदी हुई थी, दोहा कतर में बातचीत हुई, उसके बाद इस्तांबुल में बातचीत चल रही है। एक बार खबर आई कि बातचीत टूट गई, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी एक खबर आई है कि फिर से आज फिर बात शुरू हुई है। शायद उसमें कोई हल निकालने की कोशिश है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा ताजिकिस्तान में भारत का एक एयरबेस था, उसको बंद किया जा रहा है और एक जमाने में तालिबान के खिलाफ भारत था, उसके लिए शायद वो बनाया गया था, अब उसकी जरूरत नहीं रही। या बहरहाल भारत के और तालिबान सरकार के, अफगानिस्तान सरकार के बीच में ताल्लुकात बेहतर हैं। आपने पिछले दिनों देखा उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे। उसके अलावा हम बात करेंगे, ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि मोदी जी तैयार हो गए बहुत सी चीजों पर और उनके साथ मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी वो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मैंने ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म कराया था। उसके अलावा भी कई और खबरें हैं। बांग्लादेश से और भारत और चीन के बीच में बातचीत हो रही है, बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं और म्यांमार से भी कुछ खबरें। तो कई खबरें हैं, आप आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रोग्राम ये काफी पसंद किया जाता है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये इस्तांबुल में जो मेजबानी में, इस्तांबुल की तुर्की के मेजबानी में जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, क्या लगता है आपको, कहां अटकी है, क्यों कामयाब नहीं हो पा रही, और अब जो कुछ बात हो रही है उससे क्या कुछ निकलने की उम्मीद है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब हम लोग जो है वो टर्की चलते हैं, जहाँ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाकायदा बातचीत चल रही है और जंग बंदी के बाद जो है वो जो सुलह का जो जो संधि होती है उसकी तरफ वहां पे जो टर्की वाले हैं वो लगे हुए हैं। और बात 2 दिन तक चली थी, उसके बाद टूट गई। दोनों जो हैं वो अपने अपने बैग्स उन्होंने बांध लिए थे वापस अपने अपने मुल्क को जाने के लिए। लेकिन अभी ताजी खबर यही है कि फिर से दोनों जो है वो एग्री कर गए हैं इस पे बात करने के लिए। अब जो बात एग्री कर गए हैं करने के लिए वो यही है कि जो भी इनके इंटरलोक्यूटर हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है और कतर है और टर्की है, ये लोग ये कह रहे हैं कि जंग जो है वो इन सब चीजों का सोल्यूशन नहीं है और उसका कोई हासिल नहीं है। और इसलिए अगर बातचीत से बात समझ जाती है तो जंग से तो बेहतर बातचीत ही होगी। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से वो लोगों ने फिर से एक ट्राई मारने की कोशिश की है कि मतलब हम फिर से बात करें और फिर से जो है किसी नतीजे पर पहुंचे। अब मैं अपने सामीन को बता देता हूं कि बात कहाँ फंस रही है, बात क्यों मतलब कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट पे नहीं आ रही है। बात यहाँ पे यूं फंस रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये वो लोग जिद पकड़े हुए हैं, अफगानिस्तान वाले, कि हमारे सॉइल से कोई भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान पे नहीं हो रहा है और अफगानिस्तान जो है किसी भी मुल्क के साथ के ऊपर जो है वो मतलब कोई आतंकवादी किसी को शनाह नहीं देगा, मतलब उनको शेल्टर नहीं देगा जो कि आतंकवाद लोग हैं, और यहाँ से कोई आतंकवाद नहीं हो रहा। तो ये तो उनका एक कथन है जो उनको जो वो कह रहे हैं।
पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये आपकी प्रॉक्सी है, अफगानिस्तान की प्रॉक्सी है। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तानी मतलब जराए से या ये कि ये टीटीपी जो है इंडिया की प्रॉक्सी है, जो जिसको अफगानिस्तान ने खड़ा किया है और इंडिया से पैसे ले रहा है, उसकी सुपारी खाई है इंडिया की। और वो अफगानिस्तान जो है वो तालिबान इनको तैयार करके पाकिस्तान में धमाके कराता है। यहाँ जो है वो मतलब ये है कि आतंकवाद फैला रहा। तो अफगानिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बात यहाँ पे लेके फंस गई है कि अफगानिस्तान का कहना है टीटीपी के बारे में कि ये आपका मसला है। ये जो लोग हैं, जो टीटी वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं और वहीं पले बड़े हैं, वहीं अपने आप को मतलब ये आपका हेडेक है, ये आपका प्रॉब्लम है, इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हाथ खींच लिया और उनका कि ना हम पैसे देते हैं उनको, ना हम उनको किसी तरह से मतलब पनाह देते हैं। तो अब बात यहीं पे डेडलॉक है कि एक तो मनवाना चाहता है, दूसरा मानना नहीं चाहता है, तो फिर कहाँ जाएगी बात। तो इसी वजह से बात जो है वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद दोनों जो है मैं मतलब ये हो गया था कि अब हम मतलब वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान आया है ख्वाजा आसिफ का, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। वो उन्होंने बहुत कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, तालिबान को वार्न किया। उन्होंने कहा है कि दोहा में 300 राउंड टॉक हुए थे अमेरिका के साथ, नाम भी बता दिया 300 राउंड, जिसमें पाकिस्तान बैठा था साथ में। और अभी जो तालिबान बैठे हैं गद्दी पे, वो पाकिस्तान ने उनको गद्दी पे बैठाया। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो तालिबान आज जो है वो हुक्मरान नहीं होते पाकिस्तान के। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि फिर से ये दाढ़ी वाले और पगड़ी वाले, इनको फिर से हम मतलब पहाड़ों पे और गुफाओं में भेज सकते हैं और फिर से अफगानिस्तान जो है वहीं पहुंच जाएगा जहां वो पहले एक दूसरे से खाना जंगी हो रही थी। तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतना पावर रखते हैं कि काबुल से आपको हम निकाल के बाहर कर देंगे और फिर से आपको पहाड़ों में और गुफाओं में भेज देंगे, फिर वहां से जो करना है करते रहिएगा। इतना सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया इस अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैश पे। तो अब इसके बाद जो है वो जो इस्तांबुल राउंड का जो टॉक है, उस टॉक में यही हो रहा है कि सारे लोग जो उनके पसे पुष्ट हैं मतलब इस टॉक कराने में, उनका ये कहना है कि किसी तरह से आप जो है उनकी बात आप मान लीजिए, इनकी बात वो मान ले। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बात जो है ना पाकिस्तान मानेगी और ना अफगानिस्तान मानेगी। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को पनाह दे रहा है, अफगानिस्तान का कहना है कि हम नहीं कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाके खत्म होगी अब मैं नहीं जानता हूं। जहां जितना जानता था वो मैंने आपको बता दिया। ख्वाजा आसिफ का जो इतना सख्त बयान है, ये बात सही है कि एक जमाने में पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते थे, हथियार भी यहीं से जाते थे। एक जमाने में जब इनको मुजाहिदीन कहा जाता था, तालिबान नाम बाद में आया। ये बात अपनी जगह सही, लेकिन एक खबर बहुत दिलचस्प आ रही है। एक तो यह कि क्या शायद पाकिस्तान भारत की और तालिबान हुकूमत की नजदीकी से नाराज है कि वो इतनी बड़ी धमकियां देने लगा। एक खबर पाकिस्तान से आ रही है बहुत ही दिलचस्प। पाकिस्तानी आर्मी ने वहां की सियासी जमातों से कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तानी टेरिटरी रेफरेंस दें, अपनी तकरीरों में वो करें। लेकिन वहां एक पार्टी अब भी है जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम, उसने ये बात कहने से इनकार कर दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये खैबर पख्तूनख्वा वही है जब अलग एक मुल्क की वो मांग होती थी और जो गफ्फार खान जो वहां के फ्रंटियर गांधी कहलाते थे, वो क्या मामला, डूरन लाइन को नहीं मानते। यहाँ पूरा एक सूबा जो है वो कंट्रोवर्शियल हुआ क्या कुछ है, थोड़ा सा और बताइए पाकिस्तान और देखिए ये जो एरिया है जिसका अभी नाम पड़ा है खैबर पख्तूनख्वा, और इसको पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा चौथा प्रोविंस है।
मतलब पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के बाद जो है ये चौथा प्रोविंस है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ये शुरू से मतलब 1947 से या उससे पहले ये फाटा का इलाका कहलाता था। फाटा, FATA। यहाँ ये जो है ये इंडिपेंडेंट अपना इनका ये था, फ्री उसका जो मतलब अंग्रेजी एब्रिविएशन है। तो ये कबायली इलाका है, ये ट्राइबल इलाका है। फाटा में ट्राइबल एरिया, फ्री ट्राइबल एरिया उसमें FATA है। तो ये बिल्कुल फ्री था, आजाद था। और यहाँ मतलब ये है कि किसी हुकूमत की कोई भी मतलब पकड़ नहीं थी, ना अफगानिस्तान की पकड़ थी, ना ही मतलब पाकिस्तान की पकड़ थी। तो क्योंकि उस टाइम ड्यूरांड लाइन को ना ही अफगानिस्तान वाले या पश्तून वाले मानते थे और ना ही पाकिस्तान मानते थे। अब जो कहानी है वो ये है कि उसी फाटा एरिया को पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम दे दिया है। खैबर जो है वो पहाड़ है और पख्तून का मतलब होता है पश्तून, और खैबर पख्तूनख्वा और खान सब जहां वो रहते हैं वो खान है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रोविंस का नाम दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान का प्रोविंस है। अब बात वहां पे यह है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो पाकिस्तान के अधीन में नहीं रहना चाहते, ना ही वो अफगानिस्तान में रहना चाहते हैं। बहुत पहले एक कवायद चली थी कि पूरा जो ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, पश्तून का एरिया है, ये पश्तूनिस्तान हो जाएगा और जो अभी जो नदर्न अलायंस है वो एक अलग कंट्री हो जाएगी और जो कुछ बचेगा वो अलग कंट्री हो जाएगी। अफगानिस्तान का जो चैप्टर है, साइन बोर्ड है, खत्म हो जाएगा और यहाँ से 3 मुल्क या 4 मुल्क यहाँ निकलेंगे। तो बहरहाल वो सब चीजें तो मतलब चलती रहती हैं, लेकिन अभी जो वहां मूवमेंट चल रहा है वो वही चल रहा है, पुरानी वाली मूवमेंट कि हम पाकिस्तान के अधीन नहीं रहेंगे, हम जो है स्वतंत्र हैं और हमें आप ऑटोनोमस रीजन दे दीजिए और जो भी कुछ करना है कर दीजिए, जो कि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। उसका कहना यही है कि ये हमारा प्रोविंस है और हम मतलब हमारी हुकूमत चलेगी, हमारा सिक्का चलेगा, हमारा फ्लैग चलेगा, हमारा जो भी मतलब जो एक होता है सॉवरेंटी होती है कंट्री की वही चलेगी। तो ये अलगाववाद तो वहां पहले से चल रहा था। पाकिस्तान के अब जो आर्मी वालों ने जो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट में तय किया हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ये चौथा प्रोविंस है। अब बात वही है कि वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करता है, बलूचिस्तान भी एक्सेप्ट नहीं करता है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम उनके पाकिस्तान के हैं जो कि एथनिक प्रॉब्लम है, ट्राइबल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम है। वहां मतलब ये है कि अभी भी जो है इतनी जहालियत है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, मतलब सारी चीजें जो भी कुछ है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की सारी चीजें प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, मतलब तो ये सब चीजें वहां की है। तो ये सब सॉल्व होने वाली नहीं है। मेन जो है वो झगड़ा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में और ये झगड़ा उसी ड्यूरांड लाइन का है। इसको मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी सॉल्व कर सकता है। हाँ, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ये किसी हद तक शायद कंट्रोल हो जाए अगर दोनों ममालिक एक दूसरे से कोऑपरेट करें तो। अच्छा, एक बात और सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो किसी ने ये भी कह दिया इस इस्तांबुल बातचीत के दौरान कि पाकिस्तान पर कुछ प्रेशर है। वो प्रेशर क्या हो सकते हैं? जी, ये जो खबर मैं इसके अंदर जा रहा था और मैंने इसको देखा कि ये खबर एक नई खबर आई है और मुझे लगता है, ऐसा मुझे मतलब आभास हो रहा है कि ये प्लांटेड खबर है, क्योंकि नेगोशिएशन में पाकिस्तान जा रहा है नेगोशिएट करने के लिए, तो वो अपने सीक्रेट नेगोशिएशन टेबल पे क्यों लाके रखेगा? और वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी हुई है और कुछ और इंडियन मीडिया में लगी हुई है। उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो टेबल पे कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेशन, क्रिश्चियन बन गए हैं वो, और वहां जाकर के वो कन्फेशन कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो एक फॉरेन कंट्री का प्रेशर है। और वो फॉरेन कंट्री तो हमें भी समझ में आता है कि अमेरिका के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। और उनमें अमेरिका ने हमको कहा है कि आप लगातार जो है ड्रोन से और इससे वो बॉर्डर एरिया पे आप बमबारी करते रहिए। तो इसलिए हम वो बमबारी कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है। और हम वो तालिबान के वो TTP का नाम लेकर के, ये बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर है। अब पहले तो ये खबर में कितनी सच्चाई है ये बताना है। पाकिस्तानियों ने कोई इसको रिबटल नहीं किया है या कोई इसके बारे में कोई बात नहीं की है। अच्छा, वैसे भी मुस्तफा साहब,
हमने आपने बहुत बार देखा है, इतने लंबे अरसे से जर्नलिज्म में हम लोग, आप भी, जब कोई खबर बगैर सोर्स के दी जाती है, मैं कम से कम ये जो 2 साल जंग चली है इसमें ने बहुत तजर्बे किए कि जब कोई खबर बगैर सोर्स बताए कही जाती है, आती है, वो जरूर अक्सर शायद 90% से भी ज्यादा वो झूठ पर मबनी होती है, प्लांटेड होती है, या कुछ खुफिया एजेंसियां प्लांट करा देती हैं खबर। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रोपेगेंडा आइटम हो सकता है जो हमारे यहां भारत के मीडिया में नजर आया है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं भारत के और अफगानिस्तान के तालिबान के ताल्लुकात बेहतर होते हुए जो नजर आए। इस बीच में ये ताजिकिस्तान में इंडियन एयरबेस खत्म होने की खबरें आ रही है, इसको थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, ये जो इंडियन एयरबेस जब हम कह रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका के कुछ बेसिस मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, भारत के भी कुछ कहीं पड़ोसी मुल्कों में कुछ हैं, उनमें से कोई एक था, जरा इसे बताइए क्या कुछ है। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर है इस तरह से कि इंडिया ने ताजिकिस्तान में बाकायदा इन्वेस्टमेंट करके एक एयरबेस बनाया था, और इसका नाम है एयानी एयरबेस, AYNI ऐसे करके है कुछ। जरा उसको आप देख लीजिएगा कि उसका करेक्ट नाम एयानी ही नाम है। और ये बेस जो है ये अमेरिका को मदद करने के लिए बनाया था अफगानिस्तान जिहाद के टाइम। और यहां से जो लड़ाकू थे नदर्न अलायंस के, वो जो जख्मी होते थे वो इंडियन हेलीकॉप्टर से जाते थे एयानी बेस पे, वहां उनकी इलाज होती थी, और फिर उनको जो है वापस मतलब अफगानिस्तान में या थिएटर में वो लेके आ रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था इंडिया ने अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करने। जो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में 2001 में जब अमेरिका आया था, नदर्न अलायंस ने उनको सपोर्ट किया था, और यही जो बेस है यानी बेस यहीं से आया। अब वो तो कहानी खत्म हो गई, बल्कि अभी उसकी कहानी अभी एक और यानी इससे यहां तक मैं रुक करके ये तो कह सकता हूं कि अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले में 2001 में 9/11 के बाद जो कुछ ऑपरेशन हुआ, अमेरिका उसमें अफगानिस्तान के अंदर गया, उसमें भारत ने अमेरिका की मदद करने का रोल अदा किया। ये बिल्कुल मैं सही समझाऊं? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद ही जब अमेरिका इंटर हो गया अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर जो है 20 साल की उनकी ऑक्यूपेशन चली, उसमें वो बेस जो है बहुत काम आया, क्योंकि पाकिस्तान का जो एरिया है वहां से तो वो घुस नहीं सकते थे, इसलिए कि वो लड़ाई का जोन था जो पाकिस्तान का था। और नदर्न अलायंस जो है वो उसके साथ बैठा हुआ था। वहां से नदर्न अलायंस जो है, जो अफगानिस्तान से जो ताजिकिस्तान के साथ लगता है, वो तो बॉर्डर लगता है, वो ताजिकिस्तान वाले उनको वेलकम कर रहे हैं। तो अब जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था सेकेंड स्टेप में, कि ये जो 2021 में अफगानिस्तान तालिबान जब आए हैं, तो वो बेस चल रहा था, और इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो उन्होंने मशवरा दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप फिर से जो है उस बेस को यानी बेस को जो है रिवाइव कीजिए, और तालिबान को रोकिए काबुल पे जाने के लिए, ताकि वो काबुल कैप्चर ना कर सके, और वो जो बेस है उसको फिर खोलिए। और इसी तालिबान जिसके अभी आमिर खान मुत्तकी दाढ़ी लगा करके और पगड़ी बांध करके देवबंद में घूम रहे थे, उन्हीं को रोकने के लिए भारत ने जो है कि बहुत सारे सलाहकार जो हैं वो ये कर रहे थे, लेकिन भारत का अपना कैलकुलेशन था, उसने वो यूज नहीं किया। अब आगे कहानी ये है कि रशिया और चाइना, ये दोनों ने प्रेशर दिया हुआ था अब इसके ऊपर ताजिकिस्तान पे कि इस बेस को बंद कीजिए आप यहाँ पे, इंडियन बेस। तो ये कहानी जो है वो 6 महीने या 7 महीने पहले की थी। जैसे कि आपके मालदीव्स में उन्होंने कह दिया था इंडिया आउट, और कह दिया था कि भाई यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बंद कीजिए और जाइए आप। तो जितने भी इंडियन पर्सनल हैं और जो भी कुछ उनके मतलब फौजी कार्रवाई थी, तो ये जो है बाकायदा एक नेगोशिएटेड मतलब नेगोशिएशन के बाद ये डील बन गई थी, और उन्होंने इंडिया को कह दिया था कि आप भाई आप जाइए। तो अब जो फाइनल जो हम और आप अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अब वो इंडिया ने वो बेस बंद कर दिया, अब वो ताजिकिस्तान के पास आ गया है, अब वहां से मतलब इंडिया की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई है।
यही खबर है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आए अफगानिस्तान में, एक भी गोली खर्च किए बगैर तालिबान काबुल में प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच गए थे। और अशरफ गनी सुबह सुबह वहां से हेलीकॉप्टर से बहुत से डॉलर भर करके भागे थे। हमने वो भी खबर दी थी कि कुछ डॉलर एयर स्ट्रिप पर पड़े हुए पाए गए। और जब कोई ब्लडलेस कू होता है, जब कहीं कोई खून खराबा नहीं होता, उससे बिल्कुल साफ ये नजर आता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसका दोनों को मालूम था, और कोई बीच में था फरिश्ता जो ये काम कर रहा था कि तुम्हें क्या करना और तुम्हें क्या करना है। तो तालिबान की वो तस्वीर जो सबसे पहली काबुल में प्रेसिडेंट पैलेस में थी, वो आपको हमें याद है। बगैर ये नूरा कुश्ती या फिक्स मैच कहा जा सकता है, जो समझ में आ रहा था हमें। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं आगे। ट्रंप मोदी जी को बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं, परेशान नहीं कर रहे हैं। मतलब मोदी जी को अभी आप कोरिया से, अभी जापान गए हुए थे, जापान से वो कोरिया गए, और कोरिया में उनकी मीटिंग हुई अभी ली शिपिंग से, जो चाइना के सदर हैं। और उसके बाद अब वो फ्लाई कर गए हैं अमेरिका, और वहां उनकी मीटिंग थी साउथ कोरिया में, जो कि अमेरिकन कोरिया है। वहां उन्होंने काफी मतलब डिनर वगैरह पे और इस पे बिजनेस से समिट में उन्होंने बातचीत की, और फिर वही बात उन्होंने दोहराई। पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, और फिर अपनी वाहवाही लूटी कि हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। लेकिन जो मेन बात है, उन्होंने ये कहा कि मोदी जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बार बार यही कहते रहते हैं। और मोदी साहब जो हैं, जो जो शर्तें हमने लगाई थी वो सारी शर्तों पे वो मान गए हैं, और इंडिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। और ये बात का अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि इंडिया से हमारा ट्रेड बंद नहीं हुआ है या कम नहीं हुआ है, इंडिया के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। ये फ्रंट पेज की खबर है, और यही खबर यही लगता है कि अब कुछ ना कुछ डील हो गया है। अब वो डील 50% से तो 25% पे आ गया है, क्योंकि इंडिया ने तेल जो है रशिया से लेना बंद कर दिया, तो अब 25 हो जाएगा। अब 25 से जो है लोग बात कर रहे हैं कि घट के वो 15 या 16% पे जो है शायद इंडिया मान जाए कि जो भी मतलब। और वो जो अमेरिका में जो है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो तो अपनी बातें करते रहते हैं और अपनी बड़ाई जो है खुद करते रहते हैं। तो उस तरह की बातें, वो तो जो मतलब उनके, वो एक कहने का मतलब है कि फॉर्मल तकरीर नहीं करते हैं। हाँ। वो आम जबान में, मतलब जैसे होता है ना कि बिल्कुल चालू भाषा जो जमीन पे बोली जाती है, उस तरह की भाषा में वो तकरीर करते हैं। और उनको, हमने उनसे ये कहा तो उन्होंने ये कहा नो नो नो, मोदी ने कहा नो नो नो, मैंने कहा यस यस यस। वो ऐसे ही बात करते हैं। फिर बाद में हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं। सर, वो तो ऐसा लगता है जैसे आदमी बोलते बोलते सोच के कुछ और बोलने का इरादा एकदम कर लेता है। आधा सेंटेंस बोलता है कुछ, आधा सेंटेंस कुछ और बोलता है। तो ये ट्रंप की भाषा समझने के लिए भी मेरे ख्याल से कोई अलग एक इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा कि इस तरह की जबान का मतलब क्या समझा जाए, वो आखिर क्या चाहते हैं। तो ये बहरहाल हमारे यहाँ भारत के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, वो अक्सर सवाल करते रहते हैं कि सच बोल दो मोदी जी, एक बार तो कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो भी नहीं कह पाते। मोदी जी बेचारे बीच में फंसे हुए लग रहे हैं। अच्छा, अब चलना चाहते हैं ये भारत और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, वो क्या कुछ है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि लद्दाख वाला मामला भूल चुके हैं लोग। अब क्या कुछ हो रहा है भारत और चीन के बीच? नहीं, मैं जरा सा ट्रम्प वाले मसले पे आता हूँ, इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे। अभी जो है वो मलेशिया में आसियान समिट था, जहाँ जयशंकर साहब गए हुए थे, और वहां से जो है वो रूबियो जो है, फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे अमेरिका के। जी। और वहां पे फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा मतलब एक स्टेटमेंट जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका, यूएस और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है और उनके ट्रेड डील और ये डील है, वो इंडिया से अलग है, और इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप जो है वो अलग है। इन दोनों को आप एक साथ जोड़ के ना देखें, क्योंकि यूएस जो है वो पाकिस्तान से भी अपनी मतलब रास्ते बनाए रखना चाहता है, और इंडिया से भी बनाए रखना चाहता है। तो इंडिया जो भी कुछ अगर हम
हम पाकिस्तान के साथ कह रहे हैं तो वो एंटी इंडिया नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि जो भी पाकिस्तान से जो बातचीत हो रही है उसमें कहीं एंटी इंडिया नहीं हो रहा है और इंडिया के साथ अलग, और वो भी इसी बात की संकेत दे रहे हैं कि अब ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, जबकि ये ट्रेड और टैरिफ वॉर जो भी पूरा बहुत भयानक रूप से जो है इंडिया के ऊपर लागू हुआ था, तो वो खत्म होने वाला है और फिर से नॉर्मल जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस की वो हो जाएगी। तो ऐसी बात का संकेत दिया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो कि ट्रंप से और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में मतलब एक तरह से तालमेल चल रहा है कि जो वो बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब चीन के जी, चाइना की खबर ये है कि बहुत सारे 24 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। ये जो है वो मतलब एक जगह है जिसका नाम है चुसूल, वो भी कंटेंट मतलब झगड़े की जगह है। ये गलवान के पास ही है और उधर उधर जो है वो मोल्डोव है एक जगह। अब लाइन के उस पार जो चाइना की तरफ है वो मोल्डोव है, जहां पे इन्होंने ऑन द ग्राउंड नेगोशिएशन का एक कमरा बनाया हुआ है और उधर से लोग आते हैं नेगोशिएटर चसूल में, और इंडिया जो है वो वहां आके बैठता है और फिर ये इंडियन वाले जो है मोल्डोव में जाते हैं, वहां पे बात करते हैं। अब ये इनका 24वां या 25वां राउंड ऑफ टॉक्स है और हर टॉक्स में यही होता है, वहां से जो हैंड आउट निकलता है या जो वहां से वो निकलता है कि बहुत खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है, सारे बातों पे बात हुई है और पीस एंड सिक्योरिटी और ट्रैंक्विलिटी इसको मेंटेन करने के लिए दोनों साइड ने जो है अपना कमिटमेंट दिखाया है और ये सब सारी चीजें जो हैं वो इस बार भी जो राउंड ऑफ टॉक्स में यही है कि इंडिया कह रहा है कि चाइना ने जो है वो ये मान लिया है कि अब हम कोई बदमाशी नहीं करेंगे, हम जो है कोई एग्रेशन नहीं करेंगे और जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करके रहेंगे। तो मुझे यही लग रहा है कि ये तो एक रूटीन बातें हैं जो कि चल रही हैं। 24वां हो गया, 25वां हो गया, अब इसके बाद इंडियन डेलीगेशन माल्डोव जाएंगे उस पर। अब एक चीज मैं आपको पते की बता देता हूं कि ये जो चिसूल है यहाँ पर एक छोटा सा एयरफील्ड है जिसपे हिंदुस्तानी जो नेगोशिएटर हैं वो आ करके वहां एयरक्राफ्ट से आ जाते हैं और फिर वो जहां जगह बनी हुई है वहां के बैठ जाते हैं। और उसी के ऑपोजिट में वो पहाड़ है बहुत ऊंचा जिसपे चाइनीज गन लेके बैठे हुए हैं, एंटी क्राफ्ट गन और क्या गन और किस तरह के गन लेके बैठे हुए हैं। और ये पूरा जो जहां पे ये बात हो रही है ये चाइना के सर्वेलेंस में है, वो जिस वक्त चाहे तो इसको उड़ा सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा मतलब उन्होंने वहां पे सिक्योरिटी अपनी बनाई हुई है, अपने आप को कवर किया हुआ है कि इनके जो लोग हैं मतलब जो चाइनीज लोग यहाँ के बैठते हैं उनको इंडियन जो है उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी के बरक्स जब इंडियन जाते हैं मालदीव में तो इंडिया को कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंडिया वाले जो है अच्छा, जोग्राफियाई जो बर्तरी होती है, सुपीरियोरिटी, वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए दुश्मन को तो बहरहाल हमेशा वो सुपीरियोरिटी मिलती है। तो यहाँ चाइना के फौजी और अपने हथियारों के साथ वहां बैठे हुए वो बहरहाल, मुझे जब आप ये बता रहे थे कि मालदीव और चुसूल, मुझे याद आ रहा था नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में भी इस तरह की एक जगह है। मुझे ये भी याद आ रहा था कि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने उस बॉर्डर पर जाकर के नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया था और वहां जाकर के बात की थी। तो कुछ मुल्कों में बॉर्डर पर इस तरह का इंतजाम होता है बाकायदा। और बॉर्डर क्रॉस पे मैं रोक रहा हूँ, उस जगह पे मैं खुद जा चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ, उसको डीएमजी कहलाता है। जो मैं साउथ कोरिया गया था सोल में, और उस जगह पे मैं अमेरिकन पूरे लॉ लश्कर के साथ हम लोग की जर्नलिस्ट की टीम थी, वो सब जगह दिखाया है। वहां पे एक ब्रिज है जिसका नाम है नो मैंस ब्रिज, कोई जा ही नहीं सकता उस ब्रिज के उस पार। और उधर से जो नॉर्थ कोरिया के गन्स जो हैं वो लगे हुए हैं, हम लोग देख रहे थे। वहां बाकायदा आदमी जो है वो बैठे हुए थे और हम लोग जो है जहां पे आपको ट्रंप और वो नॉर्थ कोरिया वाले जो लोग थे किम जोंग जो है वो आए थे। तो वो तो मंजर मेरे अभी भी दिमाग पे आ रहा है। और वहां के पूरे एक प्रोग्राम ही कर सकते हैं कि वहां जहां पे अभी जो है वो उसका सिलसिला ये है कि जो 90+ लोग हैं साउथ कोरिया के और नॉर्थ कोरिया के, जिनके रिश्तेदार साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया में है, उनको बसों से लेके आया जाता है और भाई बहनों को और अपने रिश्तेदारों से मिलवाया जाता है। और बाकायदा वो मैं जाके देख चुका हूँ जहाँ पे टेबल है जहाँ के बैठते हैं और फिर दिन भर वो लोग रहते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। तो वो एक बड़ा मंजर है।
वहाँ पे देखने का, वो तो मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल अपने सामने बिल्कुल को नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा किया आपने, अपना तजर्बा यहाँ बताया। अच्छा, हमारे पास अब वक्त काफी कम रह गया है। बांग्लादेश से दो अहम खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान के मिनिस्टर शमशाद मिर्जा बांग्लादेश गए, और इधर शेख हसीना ने वहां के इलेक्शन के बारे में कुछ कहा है। मैं समझता हूं इसी को आप बता दीजिए, और ज्यादा शायद खबरें हम डिस्कस ना कर सकें, वक्त कम रह गया है। जी, वो मिनिस्टर नहीं है शमशाद मिर्जा, वो है आर्मी आर्मी चीफ है, वो नंबर 2 है अभी पाकिस्तान में। जी आसिफ जी मुनीर के बाद शमशाद मिर्जा ही जो है, बीच में एक और नाम है, वो जी। अभी आए हुए हैं अपने पूरे डेलीगेशन के साथ, हाँ और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते को वो सुधार रहे हैं। हाँ। उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। एक तो कनेक्टिविटी की, अब उस कनेक्टिविटी में यह है कि बांग्लादेश कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरी बात यह है कि अब जहाज जो है वो बांग्लादेश से कराची जाएगा, और कराची से जो रेगुलर पैसेंजर की फ्लाइट है वो भी शुरू होने वाला है, आज या कल में अनाउंस होगा। उसके बाद कुछ डिफेंस पैक्ट वगैरह है, कुछ ट्रेड वगैरह है। जो एक खबर उड़ते फुड़ते आई है जिसकी कंफर्मेशन नहीं है, कि शायद बांग्लादेशियों ने, क्योंकि ये जनरल है पाकिस्तान के, इनको फॉरवर्ड पोजीशन पे इंडिया के जो हमारे यहाँ त्रिपुरा है जो कि लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, वहां तक लेके आए हैं दिखाने के लिए कि क्या पोजीशन है यहाँ पे। लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ मीडिया में ये खबरें आई थी, जिससे इंडिया में कुछ ज्यादा ही हलचल मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो मिर्जा जो है, जो आए हुए हैं, ये एक तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को और आगे लेवल पे ले जाने के लिए मतलब आए हैं। पिछले कई महीने से इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं, खासतौर पर जब से शेख हसीना वहां की हुकूमत से हटी हैं। अच्छा, शेख हसीना ने भारत में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए क्या कुछ कह दिया कि बांग्लादेश में जो है वो एक तरह से सियासी चर्चा गर्म होगी, वो क्या है? क्योंकि देखिए, आपके वो यूनुस साहब ने मोदी साहब से एक अनऑफिशियली उन्होंने कह दिया था कि हसीना वाजिद को आप दिल्ली में रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उनसे मुंह नहीं खुलवाइए, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट में कोई बात ना करें, और किसी तरह से एंटी बांग्लादेश या बांग्लादेश के ऊपर कोई कमेंट्री ना करें। लेकिन अभी ये जो खबर है, ये हमारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स, जो कि नंबर 1 न्यूज एजेंसी है दुनिया की, उन्होंने एक ईमेल लिखा है हसीना वाजिद को, और उनसे कुछ सवालात किए जिनका उन्होंने जवाब दिया, और वो अब मीडिया में आ गया है, और वो बहुत वाज़ेह तौर पे जो है बातचीत वो मीडिया में फैल रही है। तो हसीना वाजिद ने पहले तो इलेक्शन के ऊपर क्रिटिसाइज किया है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा बांग्लादेश में। इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी पार्टी जो है वो अवामी लीग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसको बैन कर दिया है, और अवामी लीग की बहुत बड़ी संख्या में जो है वो सपोर्टर्स हैं उनको। जब वही वोट नहीं देंगे तो फिर मतलब इलेक्शन क्या होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो एक बड़ी बात तो उन्होंने यही कही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि दिल्ली में हमें बहुत मतलब सुकून है, और दिल्ली में हम बहुत खुश हैं, और हम बहुत आजादी के साथ यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमें दिल्ली पसंद नहीं है, लेकिन हम बांग्लादेश तो जा नहीं सकते हैं। मतलब ये दोनों बातें जो है वो उन्होंने एक साथ कही है, और फिर उसके बाद जो है वो यही कहा कि उन्होंने कि अब हमारा जो है वो मतलब अगर हम जाएंगे वहां तो फिर एज ए हेड ऑफ बांग्लादेश, मतलब अवामी लीग पार्टी की। तो ये खबर जो है आ गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए कि मतलब शेख हसीना वाजिद के को एक्सेस नहीं है, कोई लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई नहीं जानता कि दिल्ली में कहाँ रहती है वो। और ये राइटर्स वालों ने किसी तरह से उनके इंटरनेट में या किसी तरह से वो उनको ईमेल भेज दिया। तो यही खबर है हसीना वाजिद की। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। काफी अहम खबरें आपने बताई, खास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बातचीत है, जो झगड़ा है, वो कहां तक है, और भारत इस सब में क्या क्या कुछ करता रहा, अमेरिका की मदद करता रहा अफगानिस्तान के अंदर उसके ऑपरेशंस में, ये भी बात सामने आई। और अब वो फौजी एयरबेस ताजिकिस्तान से भारत बंद कर रहा है, ये भी बहुत ही अहम खबर है। और भी आपने बहुत अहम मालूमात हमें दी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए
ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।